गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना चैप्टर स्टार्ट था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसके पहले की वीडियो में अपन ने बैटरी और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, है ना। अब जो इस मीन्स स्टैंडर्ड 7th में आपको दो इफेक्ट जो है डिटेल में, एक हीटिंग इफेक्ट और सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो फर्स्ट अपन हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो सभी लोग हेडफोन्स यूज़ कीजिए स्टूडेंट, और टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठेंगे और ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 232। देखिए हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं रीड कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट कोई हाई रेजिस्टेंस वायर है या कंडक्टर है ना, उसमें अगर स्टूडेंट अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जैसे नाइक्रोम वायर अपन ने इसके पहले की वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत हॉट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इससे उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो स्टूडेंट क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट कोई हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होता है तो वो वायर क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस हीट एनर्जी हेल्प्स हीट अप द रेजिस्टेंस वायर। तो ये जो हीट एनर्जी स्टूडेंट जो भी कंडक्टर या रेजिस्टेंस वायर है उसको वो हीट अप कर देती है ना। अब यहाँ पे एक देखिए स्टूडेंट एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं इसको ओनली रीड करूँगा आपको, ठीक है। ये आपको घर पे परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि नाइक्रोम वायर जो है ये अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। आपको क्या करना है, एक थर्माकोल की शीट लेना है, ठीक है, थर्माकोल की शीट लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसमें दो नेल्स लेना है, ठीक है। थर्माकोल शीट में आप उसको पिन कर दीजिए और दोनों नेल्स के बीच में आपको क्या लगाना है, नाइक्रोम वायर लगाना है। देखिए फिगर नंबर 11 पेज नंबर 233 में, ठीक है। फिगर नंबर 11 में एक थर्माकोल की शीट है, यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं ना, दो नेल्स यहाँ पे फिट है और दोनों नेल्स के बीच में देखिए यहाँ पे नाइक्रोम वायर लगा हुआ है। देन दोनों नेल्स को क्या करना है, सर्किट से कनेक्ट करना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे स्विच रहेगा और सेल होल्डर में सेल या बैटरी जो भी है यहाँ पे, इसको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। स्विच पहले ओपन रहेगा, मीन्स यहाँ पे गैप रहेंगी तो ये सर्किट क्या रहेंगी, इनकम्प्लीट रहेंगी, ओपन सर्किट रहेंगी। देन आप क्या कर दिए, पूरे आपने कनेक्शन कर दिए, नाइक्रोम वायर को नेल्स के बीच में फिट कर दिए। देन जो है कॉपर वायर है इसको आपने क्या कर दिए, नेल्स में फिट कर दीजिए। अब क्या करना है, आपको स्विच को ऑन करना है, स्विच को क्लोज करना है, ठीक है। स्विच को क्लोज करने के बाद सुन क्या होगा, सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखेंगे आपके जो नाइक्रोम वायर है, जब कुछ सेकंड के बाद जब आप नाइक्रोम वायर को टच करेंगे स्टूडेंट, तो वो क्या है, आपको थोड़ा सा गर्म फील होगा, है ना। उसी टाइम पे स्टूडेंट जब आप कॉपर वायर को टच करेंगे तो कॉपर वायर को आप टच करने से आपको कुछ भी फील नहीं होगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, जब आप नाइक्रोम वायर को टच करेंगे, ठीक है। एक्चुअली टच आपको, जैसे थोड़ी देर आपने स्विच को ऑन किए तो थोड़ी देर के बाद आप टच कर सकते ना, उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता हो, लेकिन बहुत देर तक अगर स्विच ऑन है तो वो एकदम रेड हॉट हो जाता है। अगर आप फिर उसको टच करेंगे तो आपका जो फिंगर है या हैंड है वो जल जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, जब जैसे स्टार्टिंग में जैसे आपने स्विच को ऑन किया, जब उसको टच कर सकते हैं तो थोड़ा सा आपको गर्म फील होगा, फिर कुछ मिनट्स के बाद क्या होगा, एकदम रेड हॉट हो जाएगा, एकदम लाल, एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो नाइक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से क्या हो रहा है, वो रेड हॉट हो रहा है ना, उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो बाकी जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसमें बहुत कम है, तो उसमें कोई भी जो है हीट आपको, कॉपर वायर को अगर आप हाथ लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें से कोई हीट जो है पास नहीं होगी। जैसे ये स्टूडेंट सपोज हेडफोन है, तो मैं भी जैसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, करंट फ्लो हो रहा है ना। जब भी तो जो है माइक और यहाँ के भी जो ये स्पीकर्स लगे छोटे वाले, ठीक है, ये चालू है ना, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ तो ये गर्म है क्या, नहीं, इसके अंदर कॉपर वायर है ना। अगर नाइक्रोम वायर होता तो ये वायर का बना ही हुआ ही नहीं रहता, ठीक है, वायर पिघल जाता पूरा, ठीक है। तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या है, वो रेड हॉट नहीं होता, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस हाई रहता है वो रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिप्रोड्यूस इन अ वायर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स,
resistance of wire is depend on material of wire, length of wire, thickness of wire, magnitude of current passed through the wire. अब स्टूडेंट कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड रहता है, सेकंड कितने अमाउंट में आप इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड रहता है. फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट हीट जो प्रोड्यूस हो रही है ना नाइक्रोम वायर में या फिर कोई भी रेजिस्टेंस वायर है, वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये अमाउंट ऑफ हीट किसके ऊपर डिपेंड रहती है? रेजिस्टेंस पे. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हीट बनेगी, कम रेजिस्टेंस रहेगा तो कम हीट प्रोड्यूस होंगी. और सेकंड करंट पे है ना, कितना ज़्यादा आप करंट वहाँ पे फ्लो कर रहे हैं. अगर ज़्यादा करंट पास करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होंगी. कम करंट अगर पास करेंगे तो जो है कम हीट प्रोड्यूस होंगी. ठीक है, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस इन इट बाय अ गिवन करंट, है ना. तो जैसे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा क्या होंगी? हीट प्रोड्यूस होंगी. फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉपर वायर, then the heat produced it will be extremely small due to the copper wire is become slightly negligibly hot. तो जैसे यहाँ पे कॉपर वायर का एग्जांपल दिया गया स्टूडेंट, कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस रहता है क्या रहता है? एकदम लो रहता है, बहुत कम रहता है रेजिस्टेंस, है ना. तो जब कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है, तो निग्लिजिबली हॉट होगा. कभी जैसे इसके अंदर ये कॉपर वायर रहता है, तो ये मैं इसको हैंड में टच कर रहा हूँ, जैसे आप हेडफोन लगा के मेरी वीडियो देख रहे थे, आप उसको टच करेंगे तो आपको गर्म नहीं दिखेगा. ठीक है, तो कॉपर वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन साइंस एक्टिविटीज आर दोज इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग normally do not to become hot on passing electric current because they have very low resistance due to which the heat produced in them is negligible. ठीक है, सो स्टूडेंट जो भी अपन साइंस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें भी कॉपर वायर अपन यूज़ करते हैं. और अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ना, तो ये भी क्या रहती है स्टूडेंट? कॉपर वायर की रहती है. ठीक है, तो कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है जिसकी वजह से ये हॉट नहीं होते, है ना. जिससे आप जैसे कोई भी वायर आप टच कर रहे घर पे तो वो हॉट होता है क्या? नहीं होता. ठीक है, ऑन द अदर हैंड नाइक्रोम वायर इज वेरी हाई रेजिस्टेंस, so if the same electric current is passed through the nichrome wire then the heat produced it will be too much due to which it become very hot. ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए नाइक्रोम वायर जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है ना. अब वही सेम अमाउंट का जो अगर इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट अपन नाइक्रोम वायर से पास करते हैं तो वो एकदम गर्म हो जाता है. ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन becomes very red hot on passing electric because they have very high resistance due to which the heat produced in them is very large. So स्टूडेंट कुछ जो हीटिंग अप्लायंसेस रहते हैं जैसे रूम हीटर्स हो गए या इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, जिससे आप आयरनिंग करते हैं क्लॉथ्स की, है ना, जिसको प्रेस बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, प्रेस कर बोलते हैं ना. सो इलेक्ट्रिक आयरन और रूम हीटर्स में जो हीटिंग एलिमेंट रहता है, मीन्स अंदर में एक एलिमेंट रहता है, वायर रहता है नाइक्रोम का या अलग अलग मटेरियल के वायर रहते हैं, तो उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहने की वजह से वो गर्म होते हैं. ठीक है, तो उसको एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, प्लीज नोट दैट द शॉर्ट वायर हैज अ लेस रेजिस्टेंस वेयर एज लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस. तो छोटा वायर जो रहता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और जो लंबा वायर रहता है उसका, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट वायर जो रहता है ना, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड है रेजिस्टेंस भी. जितना लंबा वायर रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा. तो छोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा. और लंबे वायर का रहता है स्टूडेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा. सो द थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस वेयर एज द थिन वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस. ठीक है, अब थिकनेस जो रहती है स्टूडेंट वायर की उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस जो है डिपेंड रहता है. अगर थिक वायर है, मोटा वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा. और थिन वायर जो है अगर स्टूडेंट, है ना, तो क्या उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा. ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू अ गिवन वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट. सो जितना ज़्यादा स्टूडेंट आप करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होंगी. जैसे आपने सपोज पहले 2 सेल लगाए थे, ठीक है, नाइक्रोम वायर कुछ अमाउंट में हॉट हीट हुआ, फिर अगर सपोज आपने 4 सेल्स लगा दिए, करंट बढ़ा दिए, है ना, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा और करंट भी बढ़ जाएगा. ठीक है, तो करंट बढ़ जाएगा तो स्टूडेंट क्या है, वो ज़्यादा अमाउंट में फिर जो है हॉट होगा नाइक्रोम वायर. दिस मीन्स दैट द स्मॉल करंट पासिंग इन द वायर प्रोड्यूसेस लेस हीट बट द लार्ज करंट पासिंग थ्रू द सेम वायर प्रोड्यूसेस द मच मोर हीट. ठीक है, तो जो अगर कम अमाउंट में अगर करंट स्टूडेंट क्या होता है वो ज़्यादा कम हीट प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा अगर आपने वो करंट पास कर रहे तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जांपल व्हेन नॉर्मल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर वायर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग द वायर डज नॉट become much hot but when the larger current flows through the wires of the household wiring accidentally then wires become extremely hot and a fire may be started.
स्टूडेंट देखिए जैसे अपने हाउस होल्ड वायरिंग जो है, ठीक है, सो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे नॉर्मली जब करंट फ्लो होता है तो उतना ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो नहीं होता, तो कॉपर वायर हीट होते हैं क्या? नहीं। लेकिन जैसे कभी लाइटनिंग हो रही है या कभी शॉर्ट सर्किट हो गई, मीन्स कोई वायर्स टच हो गए सपोज, है ना, अर्थिंग और मेन वायर अगर सपोज टच हो गए, तो क्या है, सर्किट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होने से जो कॉपर वायर है वो भी क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, और हॉट होने की वजह से फिर जो है फायर के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए एप्लीकेशन, मीन्स ये जो हीटिंग इफेक्ट है स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन क्या है? Application of the heating effect of electric current. The heating effect of electric current has many applications, uses in everyday life. Some of the important applications of effect of the current are given below. So स्टूडेंट अपने जो डे टू डे लाइफ में ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए कौन कौन से, यहाँ 3 इंपॉर्टेंस दिए हुए। फर्स्ट, the heating effect of electric current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric room heater, electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, वाटर हीटर, गीज़र, इमर्शन रॉड, सोल्डरिंग आयरन, है ना। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो अप्लायंसेस दिए हुए है ना, अप्लायंसेस मीन जो एक स्पेशल टाइप की जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करते तो वो वर्क करते, ठीक है। तो ये जो अप्लायंसेस यहाँ पे दिए हुए देखिए, ये हीटिंग अप्लायंसेस सभी ये गर्म होते हैं, इन जब इलेक्ट्रिसिटी जब इनसे पास होती है तो ये गर्म होते हैं। तो रूम हीटर तो सभी को मालूम है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर आई थिंक किसी किसी के यहाँ होगा, है ना, ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है। देन वाटर हीटर है ना, वाटर हीटर जैसे रहते हैं, गीज़र, इमर्शन रॉड, जो वाटर हीटर जो रॉड रहती है, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, जो सोल्डर करने के जो आयरन रहते हैं ना, अपने रोबोटिक्स क्लास में देखे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। सो इसमें जो पुराने बल्ब्स आते थे, ठीक है, ये जो फिलामेंट वाले बल्ब रहते थे, ठीक है, उसमें जो है ये फिलामेंट हीटअप होके लाइट प्रोड्यूस करता था, तो इसमें भी क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। थर्ड, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज इन सेफ्टी डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक फ्यूज और फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम एक्सीडेंटल लार्ज फ्लो ऑफ करंट। सो इसमें ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज में, है ना। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिक का जो मीटर लगा हुआ है उसके पास पास देखना फ्यूज लगे हुए रहते हैं या एमसीबी लगी हुई रहती है, ठीक है, फ्यूज भी रहता है, एमसीबी भी रहती है, ठीक है। तो ये जो फ्यूज है स्टूडेंट, ये कहाँ पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। तो लार्ज करंट जब फ्लो होता है तो फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है, अपन बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया, ठीक है। या फिर जब फेस चले जाता है ना, गर्मी में देखना, गर्मी के जब टाइम पे ट्रांसफार्मर से क्या है फेस चले जाता है, तो उस टाइम में क्या है, कूलर्स और गर्मी की रहने की वजह से क्या है, वो फ्यूज़ एकदम रेड हॉट हो जाता है और वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी पर्पस लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके सभी के बारे में स्टूडेंट अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखेंगे अपन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेस टर्न कीजिए। All the heating appliances contain coils of high resistance wire made of nichrome alloy. So ये जो रूम हीटर अपन यहाँ और इलेक्ट्रिक आयरन की भी अपन बात करेंगे, बाकी अप्लायंसेस की भी अपन बात नहीं करेंगे। तो उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस का बना रहता है, नाइक्रोम अलॉय का, ठीक है। तो coil of high resistance wire or coil of nichrome wire present in electrical heating appliances is called heating element or just element of the appliances. तो वो जो coil रहता है स्टूडेंट, जिसपे जो coil रहता है, जो वाउंड रहता है वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस करता है ना, उसको हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं या फिर जस्ट एलिमेंट ऑफ अप्लायंस बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड, द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस विच हीट्स अप ऑन पासिंग करंट इज कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट और जस्ट एलिमेंट, है ना। या फिर अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो है या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो हीट अप होता है, उसको एलिमेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोलते, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। When electric current is passed through electric heating appliances by connecting it to a power socket, so the insulated copper wire called cord or the connecting cable, then a large amount of heat produced in the heating element or coil, due to which the heating element becomes red hot. So स्टूडेंट जब कोई भी आप जैसे रूम हीटर है या इलेक्ट्रिक आयरन है उसको आप सॉकेट में प्लग लगाते हैं, है ना, तो कॉपर वायर रहता है ना, कॉपर वायर के थ्रू वो अप्लायंसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जाता है, ठीक है। तो उसको केबल बोलते हैं या कॉर्ड बोलते हैं, सभी को मालूम है ना, कनेक्टिंग केबल रहता है। तो उसको आप क्या करेंगे, प्लग को जब सॉकेट में डालेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो क्या है, उस कॉर्ड से या केबल से इलेक्ट्रिक करंट उस अप्लायंसेस के अंदर जाएगा और अप्लायंसेस के अंदर क्या रहता है, हीटिंग एलिमेंट रहता है। तो जब वो हीटिंग एलिमेंट से करंट पास होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स,
वहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट डेवलप होंगे और रेड हॉट हो जाएंगे. और लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन हीटिंग एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड ऑफ हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट है काय का बनाया जाता है, नाइक्रोम वायर का. इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, तो इससे लॉट ऑफ हीट निकलती है यहाँ पे. निग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस इन द negligible heat is produced in the connecting wire of the copper wire because copper has very low resistance. अब उसी टाइम पे सपोज अगर आपने कॉपर वायर को टच किए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन आप हैंडल कर रहे, है ना, आप स्विच ऑन कर दिए. इलेक्ट्रिक आयरन क्या है, कुछ मिनट्स में या कुछ सेकंड्स में वो गर्म हो जाती है ना. लेकिन जब वो गर्म हो गई तब जब आप कॉपर वायर को टच करेंगे उसके, है ना, अगर वायर प्रॉपरली इंसुलेटेड है, वायर डैमेज नहीं है, तो आप टच करेंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा. ठीक है, तो जब आप कॉपर वायर को टच करेंगे तो क्या है, वो गर्म दिखेंगे होंगे आपको नहीं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, लो रहता है. लेट अस नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन. देखिए रूम हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल अपन देखेंगे. द इलेक्ट्रिक रूम हीटर कॉल्ड कन्वेक्टर हैज एन एलिमेंट मेड ऑफ कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर, सी फिगर 12. अब देखिए यहाँ पे रूम हीटर यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर. सो ये जो उसमें देखिए यहाँ पे बीच में जो रेड रेड दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट है. मीन्स यहाँ पे नाइक्रोम वायर का कॉइल है, ये लिखा है देखिए, कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर. ठीक है, सो देखिए व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर आफ्टर कनेक्टिंग अ सॉकेट ऑफ पावर सप्लाई लाइन, द एलिमेंट और कॉइल ऑफ द हीटर बिकम्स रेड हॉट एंड गिव्स आउट हीट. सो जब भी इसको रूम हीटर को अपन सॉकेट में प्लग लगाएंगे, इसकी स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, फिर ये जो नाइक्रोम वायर है, जो एलिमेंट है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो ये क्या होगा, रेड हॉट होगा और हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, द एलिमेंट becomes red hot because a lot of heat produced on passing current because the high resistance of the नाइक्रोम कॉइल. तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, एलिमेंट रेड हॉट होगा, रेड हॉट होने से वो हीट क्या है, प्रोड्यूस करेगा. फिर थोड़ी देर में जो अपना रूम है वो क्या हो जाएगा, पूरा हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से वो पूरा रेड हॉट हो जाता है. द कॉर्डर कनेक्टिंग लेवल ऑफ हीटर मेड ऑफ कॉपर डज नॉट बिकम रेड हॉट और ग्लो because a negligible heat is produced in it and passing current due to it extremely low resistance. So students, जो कॉर्ड है ना, जो भी कनेक्टिंग केबल जो है रूम हीटर का, उसको अगर अपन टच करेंगे, वो क्या का बना हुआ रहता है, कॉपर का, तो वो आपको रेड हॉट दिखेगा क्या, या गर्म फील होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत लो रहता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक आयरन, the element the electric iron made of the nichrome coil becomes red hot and produces heat. अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन का यहाँ इंटरनल जो है अरे स्ट्रक्चर दिया हुआ है. देखिए रूम हीटर जो है स्टूडेंट, उसका कॉइल आपको बाहर से ही दिखेगा. ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हीट वहाँ पे पूरी रूम में फैलना चाहिए, इसलिए उसका कॉइल जो है बाहर ही रहता है. एक जाली लगी हुई रहती है, देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 12 में जो रूम हीटर है, यहाँ एक जाली लगी हुई है, उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट रहता है नाइक्रोम वायर का, तो वो आपको ईजिली आइज से ही विजिबल हो जाता है. लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर फिट रहता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन के नीचे प्लेट रहती है ना, फ्लैट, और उस प्लेट के अंदर क्या है, वो नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट फिट रहता है. ठीक है, तो जब भी अपन इलेक्ट्रिक आयरन को स्विच ऑन करते हैं, कॉर्ड के थ्रू क्या होता है, करंट पास होता है. देन जो नाइक्रोम वायर का देखिए यहाँ पे कॉइल दिया हुआ है इंटरनल, अंदर में कैसा रहता है, तो ये नाइक्रोम का जो कॉइल है क्या होता है, रेड हॉट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है. दिस हीट मेक्स द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन हॉट. द हॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज देन यूज फॉर आयरनिंग क्लॉथ्स. तो ये जो एलिमेंट रहता है स्टूडेंट, ये आयरन इलेक्ट्रिक आयरन के बॉटम में रहता है. ठीक है, तो जो उसको जो नीचे की जो बॉटम प्लेट रहती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, फिर गर्म हो जाती है. ठीक है, नीचे अंदर रेड हॉट होता है नाइक्रोम कॉइल, और उसकी हीट कहाँ तक आती है, बॉटम ऑफ द आयरन. ठीक है, फिर वो बॉटम गर्म हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं अपन, क्लॉथ्स की आयरनिंग करते हैं. The heating element of the electric room heater for convector and electric heater are used for cooking food can be seen by us from outside. है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो है या इलेक्ट्रिक हीटर जो है, उसके जो कॉइल है आप जो है बाहर ही देख सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड, जैसे पुरानी सिगड़ियाँ जो आती थी, हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर जिसको बोलते थे, है ना, जिससे अपन फूड कुक करते थे. ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर यूज़ करती थी. ठीक है, इसलिए अब बंद हो गई. ठीक है, तो उससे भी क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि उसका कॉइल नाइक्रोम का रहता था. ठीक है, तो वो आपको इजीली आउटसाइड से ही विजिबल रहता है ना. द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द हीटिंग अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक गीजर, ओवन, हॉट प्लेट्स और हेयर ड्रायर्स कैन नॉट बी सीन बाय अस बिकॉज दे आर
कंसील्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस अप्लायंसेस। अब ये जो अप्लायंसेस यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल में पढ़ा स्टूडेंट, इन सभी के जो हीटिंग एलिमेंट है ये अंदर फिट रहते हैं, तो ये बाहर से आपको दिखते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ये अपन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प विच वी आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसमें जो इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प रहते हैं ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से वर्क करते हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब हैज वेरी थिन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल। सो इसमें सभी ने पढ़े हैं स्टैंडर्ड 6 में, मैंने जब आपको बल्ब टॉर्च बल्ब अपन ने पढ़े थे, तो उसमें क्या रहता है, फिलामेंट रहता है, एक वायर रहता है। ठीक है, वो क्या का रहता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। टंगस्टन भी क्या है, एलिमेंट है, जैसे आयरन रहते हैं ना, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, वैसी क्या है, टंगस्टन भी क्या है, मेटल है। ठीक है, तो टंगस्टन का एक थीन फिलामेंट रहता है बल्ब के अंदर। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैव हाई रेजिस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रिक, है ना। अब देखिए ये जो फिलामेंट रहता है टंगस्टन का, इसका रेजिस्टेंस भी क्या रहता है स्टूडेंट, बहुत हाई रहता है ना। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। When electric current pass through a very thin high resistance filament of an electric bulb, the heat is produced in it. Due to this, the filament of electric bulb get heated to a very high temperature and start glowing. So when जब भी इलेक्ट्रिक करंट इस ये जो थिन हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट से पास होता है तो क्या होता है, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है ना। हीट प्रोड्यूस होने से वो एकदम लाइट अप हो जाता है। ठीक है, सो अब ये जो फिलामेंट है इतना गर्म हो जाता है कि वहाँ से एकदम ब्राइट कर लाइट निकलता है। ठीक है, तो साथ में क्या है, हीट एनर्जी भी डेवलप होती है स्टूडेंट और लाइट एनर्जी भी डेवलप होती है। ठीक है, एक्चुअली द फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकम्स वाइट हॉट एंड इमिट्स लाइट। तो एक्चुअली जो फिलामेंट है स्टूडेंट ये रेड हॉट नहीं होता, वाइट हॉट होता है ना। यहाँ देखिए देखिए लिखा हुआ है, सभी ने बल्ब को जलते हुए देखे, पुराने जो बल्ब्स रहते थे फिलामेंट वाले, है ना, तो उसमें से नियरली वाइट हॉट या येलो कलर की नियरली आप बोल सकते हैं फ्लेम निकलती थी, है ना। जब फिलामेंट जब आप देखते थे फिलामेंट को, तो फिलामेंट कैसा दिखता था आपको, एकदम वाइट हॉट। तो वाइट हॉट रहने की वजह से क्या है, वो लाइट इमिट करता था। और लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब अपीयर्स एज अ हीट ड्यू टू विच ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बिकम्स क्वाइट हॉट। सो इसमें ये जो पुराने इलेक्ट्रिक बल्ब्स रहते थे टंगस्टन वायर वाले या फिलामेंट वाले, ये क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती थी और कुछ एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। ठीक है, अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो पुराने जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है ये बिल्कुल भी ख़त्म हो गए, बहुत कम दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे जहाँ पे जब कम यूज़ होता है वहाँ पे ये लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और जनरली LEDs या CFL सभी अपने को दिखते हैं। When we should never touch the glowing electric bulb connected to the mains electricity. It may be very hot and our hands may get burned. So इसमें कोई भी जैसे ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, स्विच ऑन है उसका और वो जल रहा है, ठीक है, तो अपने को बल्ब को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इतना गर्म हो जाता है स्टूडेंट कि अगर आप उसको टच करेंगे तो आपका हैंड क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। Please note that the same electric current flowing through the tungsten filament of electric bulb produces enormous heat, but almost negligible heat is produced in the connecting wires of the copper. So स्टूडेंट सभी ने देखिए यहाँ पे यहाँ बल्ब दिया हुआ है फिगर नंबर 14A में, A और B में। तो फिगर नंबर 14A देखिए सभी लोग, देखिए यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट है, तो टंगस्टन फिलामेंट एकदम व्हाइट हॉट हो जाता है, लाइट इमिट होती है, और वहीं पे ये कॉपर वायर रहते हैं साइड में जो टंगस्टन वायर को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। तो वो गर्म होते हैं क्या, नहीं होते, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है स्टूडेंट, लो रहता है। In fact, a major part of electricity consumed by the filament of an electric bulb is converted into heat, due to which the bulb becomes hot. Only a small part of electricity is converted into light. So actually क्या होता था स्टूडेंट, ये जो पुराने फिलामेंट टाइप के जो बल्ब रहते थे, इनका जो जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे तो मेजर पार्ट मीन्स ज़्यादातर पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का ये हीट एनर्जी में चले जाता था। मीन्स मैक्सिमम जो हीट एनर्जी है वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, और कुछ अमाउंट में जो हीट एनर्जी है वो कुछ अमाउंट में जो लाइट एनर्जी है ये कुछ अमाउंट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो पुराने इलेक्ट्रिक बल्ब रहते थे फिलामेंट वाले, ठीक है, इनमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हीट एनर्जी के लिए सप्लाई हो जाती थी, मीन्स कन्वर्ट हो जाती थी, और कुछ अमाउंट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट प्रोड्यूस करती थी, जिसकी वजह से ये इफिशियंट नहीं थे। ठीक है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे और लाइट भी कम प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रिक बल्ब इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बल्ब अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, उजाले के लिए, लाइट अप करने के लिए, तो उसमें हीट की ज़रूरत है क्या, अपने को हीट जनरेट होना चाहिए क्या,
नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाती थी, वेस्ट अप चली जाती थी, तो वेस्टेज होता था। सो द फिलामेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर नॉट पावर एफिशिएंट बिकॉज दे आर वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एज हीट। तो ये जो फिलामेंट टाइप के जो बल्ब्स रहते थे स्टूडेंट, ये इफिशियंट नहीं रहते थे, पावर बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, लाइट कम प्रोड्यूस होता था, और जो है हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से जो हीट एनर्जी है उसकी अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अपन ऐसा नहीं है कि उसको रूम हीटर एज अ रूम हीटर यूज़ कर रहे। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी है इसकी वजह से जो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वेस्ट हो जाती थी। द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब बल्ब्स और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब CFLs फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इन द प्लेस ऑफ फिलामेंट टाइप बल्ब सी फिगर 15। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है फिलामेंट टाइप के बल्ब के बाद कौन से बल्ब्स आए, CFLs, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स या फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसको ट्यूबलाइट बोलते हैं ना अपन, उसको फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिगर नंबर 15 देखिए, यहाँ पे ए फ्लोरेसेंट ट्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे फिगर नंबर 15B में CFL दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। अभी धीरे धीरे CFL भी खत्म हो रहे हैं, है ना, LEDs आ गए, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो LED बल्ब और ज़्यादा इफिशियंट है। ठीक है, मीन्स वो बहुत कम अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, so the fluorescent tube lights and compact fluorescent lamp CFL do not work on the heating effect of electric current। so student, ये जो fluorescent tube light जो है या जो CFL से, ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क नहीं करते। उसी तरीके से जो LEDs रहते हैं वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क नहीं करते। द फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प डू नॉट हैव फिलामेंट्स, इनमें फिलामेंट्स नहीं रहते। ठीक है, सो दे डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग हीट एंड दे आर वेरी पावर इफिशिएंट। तो इसमें फिलामेंट नहीं रहता, तो फिलामेंट नहीं रहता तो हीट प्रोड्यूस नहीं होती, हीट प्रोड्यूस नहीं होती तो क्या रहते हैं स्टूडेंट, पावर इफिशिएंट रहते हैं। ठीक है, अनदर एडवांटेज ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प इज दैट दे कैन बी फिक्स्ड एट ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर विच दे आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल फिलामेंट टाइप बल्ब। एक और इसका एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, जो पुराने जो फिलामेंट टाइप बल्ब होल्डर में जो ये फिट होते थे, है ना, वहीं पे ये जो LED बल्ब से या जो CFL से ये फिट हो जाते, है ना। इसका मीनिंग क्या है, कोई आपसे अलग से आपको होल्डर फिट करने की ज़रूरत नहीं है ना। ट्यूबलाइट के लिए तो आपको पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे CFL बल्ब्स है, ठीक है, तो उस जो पुराने फिलामेंट टाइप जो होल्डर में फिट होते थे वही होल्डर में क्या है, ये CFLs भी क्या है, फिट हो जाते हैं। The fluorescent tube lights and compact fluorescent lamp CFLs work on the same principle, only their sizes are different। तो स्टूडेंट जो ट्यूब लाइट्स रहते हैं या CFLs रहते हैं ये सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, बस इनका जो साइज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। अ फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट कंटेन्स मर्क्यूरी वेपर विच इज काइंड ऑफ गैस, है ना। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट में क्या रहता है स्टूडेंट, मर्क्यूरी गैस रहती है, मर्क्यूरी की वेपर रहती है, गैस है। द इनसाइड ऑफ द ग्लास ट्यूब इज कोटेड विद एन ओपेक वाइट मटेरियल कॉल्ड फॉस्फोर। अब देखिए स्टूडेंट, आप देखते होंगे उसका जो ट्यूब रहता है, ट्यूबलाइट का ट्यूब या CFL का जो ट्यूब रहता है वो वाइट कलर का दिखता है आपको अंदर से। तो अंदर में क्या है, एक ओपेक वाइट कलर की फॉस्फर की कोटिंग रहती है। फॉस्फर एक मटेरियल है, ठीक है, उसकी क्या की कोटिंग रहती है। व्हेन अ फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट और लैम्प इज स्विच्ड ऑन द करंट passes through it, the mercury vapor emits invisible ultraviolet radiation। so इसमें क्या होता है, जब भी जिन ये जो ट्यूबलाइट्स है या जो CFLs है इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं अपन, तो जो मर्क्यूरी वेपर है वहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो मर्क्यूरी वेपर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो इनविजिबल अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द फॉस्फर एब्जॉर्ब दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड ग्लोज और फ्लोरेसेंस और इमिट व्हाइट लाइट। फिर जब ये अल्ट्रावायलेट रेज स्टूडेंट जो फॉस्फर की जो कोटिंग है उसके ग्लास में जो अंदर से कोटिंग की गई है फॉस्फर की, उसमें जब अल्ट्रावायलेट इनविजिबल रेडिएशंस या इनविजिबल जो रेज है वो स्ट्राइक होती है, वो क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, व्हाइट लाइट इमिट होता है। ठीक है, these fluorescent tube lights and CFLs are initially more expensive but to buy than the filament type bulbs, but their running cost is very much less because they consume much less electricity and they are last much longer, है ना। So student, जो as compared to filament type bulbs, ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स या CFL से ये एक्सपेंसिव रहते हैं, है ना। जैसे अपन फिलामेंट टाइप की बल्ब की अगर बात कर रहे थे 10 रुपये 15 रुपये का बल्ब आता है ना, लेकिन ट्यूबलाइट्स की या फिर CFL की अपन बात करते हैं तो ट्यूबलाइट्स नियरली
100 रुपीज़ के अगर अपन अच्छे कंपनी के लेते, या CFL जो है नियरली 200 या 150 के आते, तो बहुत ज़्यादा उससे कॉस्ट ज़्यादा है पुराने जो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब से। लेकिन इसमें इनकी रनिंग कॉस्ट क्या है, बहुत कम है। हाँ, जैसे CFL बल्ब की अपन बात कर रहे हैं तो कितने वैट्स के रहते हैं, 25 वैट्स, 20 वैट्स, 15 वैट्स, इस टाइप से रहते हैं। लेकिन जो फिलामेंट टाइप बल्ब उनका कितना रहता है रेटिंग, 100 वैट्स की भी रहते हैं, 60 वैट्स की भी रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या समझ में आया स्टूडेंट, जो ट्यूबलाइट्स या CFL है इनकी रनिंग कॉस्ट क्या रहती है, बहुत कम रहती है ना। इनका ने बॉइंग कॉस्ट जो है, मीन जब आप खरीद रहे तो वो कॉस्ट ज़्यादा रहेंगी, लेकिन रनिंग कॉस्ट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इनका कंजप्शन कम है, तो इनको इलेक्ट्रिसिटी कम लगेंगी तो अपने घर में जो इलेक्ट्रिक बिल है वो कम आएगा। ठीक है, इसलिए जो पुराने जो बल्ब थे वो ख़त्म हो गए, फिलामेंट वाले ट्यूबलाइट्स या CFLs या LEDs जो है वो आ गए। अभी LEDs चल रहे हैं ना, CFL भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड इसका एक और क्या एडवांटेज है, ये ज़्यादा दिन तक चलते हैं। जो पुराने जो बल्ब थे वो कुछ ईयर्स तक चलते थे, ये इनका 2-3 साल ही आराम से चलते, तो इनकी जो लाइफ है ज़्यादा है। बिफोर बाइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस वी शुड लुक फॉर द ISI मार्क ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन द अप्लायंस। ISI स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। कोई भी जैसे स्टूडेंट्स अपन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस परचेस करने जाते हैं मार्केट में, जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर प्रेस अपन परचेस करें, इलेक्ट्रिक आयरन परचेस करें, या टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें ISI मार्क नोट है क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो ISI मार्क क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है ना। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्या होता है, वो अप्रूव्ड रहता है, मीन्स वो सेफ रहता है, और उनका जो पावर कंजम्पशन है वो इफिशियंट रहता है। तो यही देख के क्या है आपको वो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से परचेस करना चाहिए। द ISI मार्क इंश्योर्स दैट अप्लायंस इज सेफ एंड एनर्जी इफिशियंट, द वेस्ट ऑफ एनर्जी बीइंग द मिनिमम। सो ISI मार्क क्या इंश्योर करता है स्टूडेंट्स, के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो सेफ है यूज़ करने के लिए, और वो पावर इफिशियंट भी है। ठीक है, so before buying electric heating appliances, bulb, tube lights और CFL, we should always look for the ISI mark on them. So जैसे अपन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस ले रहे हैं, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, गीज़र है ना, ओवन्स, हॉट प्लेट्स, इलेक्ट्रिक केटल, जो भी है, ठीक है, तो इसमें ये सभी चीज़ अपने को क्या है ISI मार्क देख के लेना चाहिए, क्योंकि वो सेफ रहते हैं ISI मार्क वाले अप्लायंसेस, और वो क्या रहते हैं, पावर इफिशिएंट रहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो है ये अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।